चलो रिताज पटेल गया आगे आगे उठा सर आगे अच्छा मेरा लेक्चर में आपको नाइट आउट कर दिया हां नाइट आउट किया मेरा लेक्चर में अब क्लास में स्विच में रखते हो कोई तो साथ में ऑलरेडी सर आपकी हाँ ये कॉलम मत करो अलग समय मैं बोल रहा चलो होमवर्क किया Tell me the answer for homework 17 sum. What is the GP? 62,000 6,23,000 623 GP. LP 1,83,000 and balance sheet 1535,000. Is that right? वैसा ही रहेगा अभी सीरियस मत करो All of you look at please be quiet. चलो silence now. Today it's not about full-fledged sums, it's about individual sums with some concepts. Shut your mouth. Now, Eighteen sum is for homework. 18. Sum number 18 is homework. 18 sum homework है. All of you look at 19 sum now. एकदम चुप बैठो. आज का हर एक सम 4 मार्क है, इम्पोर्टेंट है. और all of the today's sums, they are not full-fledged sums, but they'll be touching some very important aspects conceptually. Okay? कुछ नहीं बोला अभी तक. 18 सम होमवर्क किया भाई. अभी 19 सम देखो सब लोग. 19 सम ध्यान से देखो. The balance sheet of Popatlal the merchant on 31st March 2017 stood as follows. और by the way आज के सारे सम्स मॉड्यूल बेस्ड है, ठीक है? स्टार मॉड्यूल इज्जत से करना है. 19 सम देखो. 31st March 2017 का बैलेंस शीट दिख रहा है. Required to show opening journal entry on 1/4/17 with the following data. What is the format of opening entry? मतलब ये 31st मार्च का बैलेंस शीट दिया हुआ है. इस साल बिजनेस बंद हुआ, मतलब ईयर एंड हुआ. नेक्स्ट ईयर विल स्टार्ट ऑन 1/4/17. तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस. तो ये एसेट और ये लायबिलिटी बन जाएंगे आपकी ओपनिंग एंट्री के एसेट और लायबिलिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर 1/4/17. सिंपल. तो एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल.
draw a small journal, let's say half a side, आधे साइड का जर्नल कर लो और एक ही एंट्री पास करनी है, ओपनिंग एंट्री। क्या होगा फॉर्मेट? फिक्स्ड एसेट से शुरू करना है। हाँ स्लो करो ना थोड़ा। आएगा आएगा 5-10 मिनट रुको भाई। फिक्स्ड एसेट्स अभी इसमें ना आरडीडी दिया हुआ है। कैन यू सी दैट? व्हाट आर आरडीडी एक्चुअली? Yeah, so keep them under liabilities separately. सर अगर ट्रेड रिसीवर्स का लेस अमाउंट किया तो Wrong है। ओके सर इसीलिए बोला ना आरडीडी अलग है। अगर ट्रेड रिसीवर लेटर का नेट किया तो रॉन्ग है, डोंट डू दैट। आरडीडी इज अ लायबिलिटी। $125,600. Inventories are $206,400. RDD is a liability. Don't mix them with your debtors. Debtors के साथ mix मत करो, ना ही net amount लो. Treat them as a separate liability. RDD 6,200 अलग से लिखना है। योजना इधर ही होता है। ये सब मैंने उठाया क्यों? ये है क्या इसमें कुछ नहीं है। आरडीडी में ही गड़बड़ करता है लोग। आरडीडी सीधा नेट करके डेटर नेट लिख देता है। दैट इज रॉन्ग। उधर ये 5 मार्क का सम आएगा तो सीधा 5 में से 1 मार्क, 4 मार्क उड़ेगा सीधा। ट्रेड पेएबल आर 1,64,000, बैंक ड्यूटी इज 146 and capital is 2,40,000. This is being opening entry fast. Date will be 1/4/17, first date of the year. समझा? RDD is a liability. वैसे तो सारे एसेट मैंने सारे लायबिलिटी करूँ तो सब जीरो ही हो जाएगा। ये तो प्रेजेंटेशन के लिए आप एसेट माइनस लायबिलिटी करके दिखा रहे हो। डेटर्स लेस आरडीडी इज जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। आरडीडी इज अ लायबिलिटी। व्हाट इज द एंट्री टू क्रिएट आरडीडी? आज हम लोग ये भी कंसेप्ट पूरा देखेंगे। ये आरडीडी बना कैसे, आरडीडी से बैड डेट कैसे गया, ये भी देखेंगे। हम लोग तो ट्रेडिशनल का जो लेस अमाउंट है वही दिखाते हैं। नहीं बोला अरे 2 बार 3 बार ट्रेड रिसीवेबल का नेट अमाउंट दिखाया तो गलत होएगा बेटा। क्यों? क्योंकि वैसे तो मैं सारे एसेट से सारे लायबिलिटी हटा दूं तो जीरो लिख दूंगा, चलेगा? इंफॉर्मेशन लिखाने के लिए पता तो चाहिए ना इतना एसेट है इतना लायबिलिटी है। तो आरडीडी इज नॉट एन एक्सपेंस कि तुम नेट करके दिखा दो। It is a liability, so you have to separate. It's a separate account, like creditor, like bank only. It's a separate liability. Show it separately. Why we have 4? Depends. सर 20 मार्क का फाइनल अकाउंट आया है 20 मार्क का फाइनल अकाउंट आया है। मैन्युफैक्चरिंग वाला है। मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कल करने वाले हैं। अभी 20 मार्क का एक क्वेश्चन तो पीछे वाला सीन सब है ना वो टाइप में से आया। आज तक एक ही बार आया है 20 मार्क का एक, नहीं तो 15 मार्क का तो बहुत बार है। नाउ गुड मॉर्निंग। ये दिखा रहे कितना लोग सो रहा है। I am answer the same question 5 times.
This is the fifth time. IDD is a liability. IDD is a liability. Debtors are assets. So you can't combine asset with liability. जैसे सारे liability में subtract करके तो zero हो जाएगा. It is not an expense that you can show net. Show debtors separately, show IDD separately. All good. एक मिनट रीडिंग. अभी कुछ नहीं बनाओ. अभी ये पार्ट वाले समझी अलग अलग. इसमें खाली एक ही एंट्री है. क्लियर हुआ? आईडीडी क्लब नहीं करना. लास्ट बेंचेस तक गया है बात की उधर कुछ अभी 16th one is for homework. उसमें भी ओपनिंग एंट्री है. 16 और 18 दोनों होमवर्क है. 16 सम 1 मिनट का है. 18 सम 5 मिनट का है. 6 मिनट का होमवर्क है. अभी all of you take sum number 10. 10 sum. What? Sum number 10 now. Don't talk. From the following information, prepare trading account of ABC Traders on the year ended 31st March. Also pass closing entries in the journal proper for ABC. Now they have just asked you to make a trading account. You know how to make a trading account, right? Quickly within 2 minutes make the trading account, get the GP fast. आधा साइड का ट्रेडिंग बनाओ फटाफट, get the GP. 10 फटाफट हाफ साइड ट्रेडिंग, get a GP quick. Sum number 10. एकदम चुप बैठो अभी. 10 sum. Yeah, that is all the sums are done already. क्लोजिंग इन्वेंटरी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो उसका क्या आता है? Closing stock. तो इन्वेंटरी अलग है. इन्वेंटरी स्टॉक में वो कुछ नहीं. Closing inventory, हाँ. ट्रायल बैलेंस नहीं है, वो ट्रेडिंग का ही डेटा है. ट्रेडिंग बना, ट्रेडिंग में जाता ही है. ट्रेडिंग बनाओ विद क्लोजिंग स्टॉक. एक जन बोलो है मेरा लेक्चर से. वायुन क्यों क्या हो? बुखार है. Yeah, trading. What's your GP? 4,20,000. Okay. They have asked you one more thing. Pass the relevant closing entries. Okay. 420. You have got the relevant closing entry. हमने closing entry 11 में भी किया था. याद करो सबसे पहले सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न उसको बंद करना. मुझे बताओ
What's the closing entry for sales return? Sales to चालू करो, एक छोटा सा जर्नल बनाओ, मे बी या फिर 1 2 3 4 5 6 आधा साइड 3/4 ऑफ अ साइड का जर्नल बनाओ फटाफट। पहला सेल्स रिटर्न को बंद करने का है, तो सेल्स टू सेल्स रिटर्न व्हाट इज द अमाउंट? 1 lakh। सेल्स टू सेल्स रिटर्न्स 1 lakh। दिस इज, सबका नरेशन सेम है, एक का लिख दो बीइंग क्लोजिंग इन, ये ओपनिंग नहीं है, पास्ट फॉर सेल्स रिटर्न, बीइंग closing entry past for sales return। Then purchase returns 72,000, उसका क्या होगा एंट्री? Purchase returns to purchase 72,000। Purchase return to purchase being closing entry past for purchase return। बस अभी नरेशन स्किप कर दो, सब में सेम नरेशन लिखना है। तो ये हुआ सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का, ठीक है। फिर आपको करना है ट्रेडिंग डेबिट्स का एक और ट्रेडिंग क्रेडिट्स का एक। याद आया? ट्रेडिंग डेबिट में जो आइटम है उसका क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगा? ट्रेडिंग 2222 व्हाटएवर इट इज। एंड जो क्रेडिट में एक ही आइटम है सेल्स, तो सेल्स टू ट्रेडिंग। पर ध्यान क्या रखने का अभी, व्हेन यू डू द क्लोजिंग एंट्री फॉर ट्रेडिंग डेबिट्स, डू नॉट टेक परचेजेस एज 6,72,000। कितना लेने का? 6 lakh। एंड डू नॉट टेक सेल्स एज 11 lakhs, 10 lakhs। You know why? They have already subtracted returns. You got it? That's why you pass returns के entries first. So next two entries are for trading debits and credits. So it will be, I think, trading account debit to purchases में कितना? 6 lakh। या आउट ऑफ रिटर्न्स नेट करके लिखना है। रिटर्न का एंट्री ऑलरेडी कर दिया आपने। कैरेज इनवर्ड्स, दिस इज 30,000। देन यू हैव wages, this is 50,000, sorry। Then you have, that's it, opening inventory to opening stock, that is also first expense of this year 1 lakh, 150 180 7,80,000 बराबर है। being, या तो आप लिख सकते हो क्लोजिंग एंट्री पास फॉर ऑल दीज आइटम्स या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लोजिंग एंट्री पास्ट फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये खाली होना चाहिए नरेशन, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। और एक आएगा किसके लिए? क्रेडिट्स में एक ही आइटम है, सेल्स को ट्रेडिंग 10 की 11 10। ऑलरेडी आपका रिटर्न सब्ट्रैक्ट हो चुका है, बात समझ आई? अब दो और एंट्रीज हैं, ये मॉड्यूल में गलत दिया है। मैं आपको बता भी देता हूँ क्या सीन है यहाँ पर। अभी पुराने मॉड्यूल में तो गलत था, नए में अपडेट हुआ कि नहीं आई डोंट नो। ये कर लो यहाँ पर। अभी सुनो, सबका रिवर्स, एक्सपेंस को क्रेडिट करने का, इनकम को डेबिट करना, इसको भी बंद करने का रिवर्स है। हाँ हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट, यस। अभी ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्लोज करना है ना, ट्रेडिंग को भी बंद करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के केस में व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर ट्रेडिंग? ट्रेडिंग टू पीएनएल, ट्रेडिंग टू पीएनएल 420, राइट? 4,20,000। This is
closing entry passed for trading account, gross profit being closing entry passed for trading account, gross profit. अभी गम्मत कैसा है, ये इतने क्लोजिंग एंट्री आने चाहिए आइडियली, ठीक है। वो जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक, उसका एडजस्टमेंट एंट्री इज क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, इट्स नॉट योर क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री स्टॉक टू ट्रेडिंग। यू नो व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर स्टॉक? Liability to asset, because it's a prepaid expense. You know what is the closing entry for trading? Trading to pay. So adjustment entry for closing stock is closing stock to trade. This is not a closing entry. This is the adjustment entry. But it has been seen over years. They are putting this in the closing entry. तो ये मॉड्यूल में देख लेना, अगर दिया है तो कर लेना ये एंट्री भी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। एक्स्ट्रा एंट्री है बट लिख देना। वो कभी कभी चेंज कर देता है, मॉड्यूल में गड़बड़ होता है तो कभी कभी पड़ा रहता है। अभी ये क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका? क्लोजिंग स्टॉक 2। सो क्लोजिंग एंट्रीज के साथ इसको भी ऐड कर देना। इज इट क्लियर? एक्चुअली नहीं होना चाहिए। दिस इज क्लोजिंग एंट्री पास फॉर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग एंट्री पास फॉर क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली गलत है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का ये क्लोजिंग एंट्री नहीं है। कौन सा एंट्री है? एडजस्टमेंट एंट्री। लिख दे, साथ में बोल रहे हैं क्लोजिंग के साथ, वो लोग लिखा ही है तो लिख दो। और 3-4 साल से सेम मिस्टेक रिपीट हो और सोल्यूशन में भी डाल दिया वो लोग, वो कर देना। बट इट इज आइडियली रॉन्ग। व्हाट इज द एंट्री? दिस इज नॉट द क्लोजिंग एंट्री। स्टॉक टू ट्रेडिंग इज एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस होता है, दैट इज द एडजस्टमेंट एंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग क्या है तो लायबिलिटी टू एसेट, और एक्सपेंस का क्लोजिंग क्या है तो ट्रेडिंग टू एक्सपेंस या पीएनएल टू। बट ठीक, राइट, इट एक्स्ट्रा ही है। देख लेना एक बार मॉड्यूल में इस साल अपडेट किया है कि नहीं, नहीं तो फिर लिख लो। नेक्स्ट वाला ट्राई करो खुद से। 11 सम। 11 सम में क्या करना है? पहले पीएनएल बनाना है और उसके बाद पीएनएल के क्लोजिंग एंट्री करना। पीएनएल के कितने क्लोजिंग एंट्री होंगे? एनी गेस? 3 4 इनफैक्ट 4 पीएनएल के क्लोजिंग एंट्री आएंगे। कौन से 4 आएंगे? एक पीएनएल डेबिट, एक पीएनएल क्रेडिट, एक नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी आया। और नेट प्रॉफिट का एंट्री पीएनएल टू कैपिटल। व्हाट इज नेट लॉस का एंट्री? कैपिटल टू कैपिटल। और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, उसका भी कर देने का। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या होगा? ट्रेडिंग टू पीएनएल। तो 4 एंट्री आएगा। पहले पीएनएल बनाओ, फिर 4 एंट्री करो। 4 मिनट, 7:40 तक होना चाहिए। क्विक, स्किप नरेशन, 4 entries and a P&L account quick. 11th sum, get it on your own.
सर टेलीफोन કેટલોનો છે ટેલીફોન ચાર્जेस सॉरी कितना एंट्री आएगा सर वो ग्रॉस प्रॉफिट का 40 आएगा आराम से नहीं नहीं नेट प्रॉफिट आया 43,000 सर जीबी का क्या एंट्री था जीपी का क्या एंट्री होगा सोचो ट्रेडिंग में 2 जीपी पीएनएल में बाय थी ट्रेडिंग 2 जीपी जीपी टू पीएनएल जीपी जीपी कट ट्रेडिंग टू पीएनएल जीपी का एंट्री क्लियर है ट्रेडिंग टू पीएनएल और ग्रॉस लॉस होता तो पीएनएल टू ट्रेड इसका आई थिंक वीडियो लिंक मैंने भेजा भी है क्लोजिंग एंट्री का वीडियो लिंक मैंने ग्रुप पे शेयर किया है जर्नल प्रॉपर वाला 11th स्टैंडर्ड किया था एक बार देख लो अगर विश्वास है तो हाँ और इनकम में इनकम टू नो नरेशन फर्स्ट यू गॉट द नेट प्रॉफिट पास द एंट्रीज $43,000 is net profit हो गया 4 एंट्री श्रिया 4 एंट्री 4 एंट्री किसका आएगा संजय एक पीएनएल डेबिट एक पीएनएल क्रेडिट एक जीपी एक एनपी पहले किसका एंट्री डालेगा पीएनएल डेबिट के आइटम्स ऑर्डर चलेगा पीएनएल डेबिट पीएनएल क्रेडिट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पहले ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल डेबिट पीएनएल क्रेडिट ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल डेबिट पीएनएल क्रेडिट पीएनएल टू कैपिटल डेबिट वाले साहिल
नहीं करवाना बस मतलब 3-0 25 नौका को डिस्काउंट देंगे नॉर्मली चीपली आवे क्या आगे तो बंदी आइटम डिस्काउंट એના પછી આ બધું ये मैच खाली स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स अच्छे स्टूडेंट को जाए पहले तो साइन का रेडियो चलो वही बोला तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए स्टूडेंट मुझे बोला क्या अभी देखो 4 एंट्री होना चाहिए। पहला PNL to salaries to discount to bad debt to debris to legal charges to consultancy fees to audit fees to electricity to postage to stationery to interest. Total is 395. फिर trading to PNL 420 for GP. फिर discount to PNL 18,000 और PNL to capital 43,000. और clear? पक्का? अभी बैठ प्लीज। सर हाँ P&L to कैपिटल नेट प्रॉफिट है तो P&L to कैपिटल कैसे टू नेट प्रॉफिट लिखता है ना PNL टू नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है तो नेट प्रॉफिट टू कैपिटल नेट प्रॉफिट तो अकाउंट नहीं है डिफरेंस है तो काट दे PNL टू नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट टू कैपिटल PNL टू कैपिटल और लॉस रहेगा तो कैपिटल टू PNL नेट लॉस आएगा तो कैपिटल उल्टा कैपिटल टू 11 हाँ
ग्रॉस प्रॉफिट है तो ट्रेडिंग टू पीएन, ग्रॉस लॉस है तो पीएन टू ट्रेडिंग। क्लियर ये वाला सबको? नाउ सी please be quiet. 12th sum very important. 12th sum एकदम मस्त सम है और कंसेप्ट एकदम पक्का क्लियर होना चाहिए इसमें। देखो 12th sum अभी ये दोनों है आपको, प्लीज बी क्वाइट, एकदम शांति से देखना बोर्ड पे। अभी डूइंग द एंटायर सम, सर देखने में तो एकदम पपलू है बट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। ऑन 1st January 2017 the provision for bad and doubtful debts existed to be 40,000. That is OIDD. Trade receivable on 31st December 17 were 15 lakhs end of the year. Bad debts total 1 lakh is required to write off the bad debts. Required to write off मतलब ये bad debts है कि FPD है? Required to write off the bad debts. FPD हुआ। Bad debt मतलब already recorded है, ये FPD है। And create a provision equal to 5% of trade receivable balance. Show how you would compute the amount debited to profit and loss account. अभी वैसे तो एक सिंपल फॉर्मूला आप लिखते हो, 1000 बार लिखा हुआ है। What is the formula? FPD plus FPD plus NRDD minus ORD. ध्यान से देखना। What happened? ये वर्किंग नोट है, अभी कुछ छापो मत, देखो। What is the amount of existing bad debts? कुछ दिया है क्या? नहीं है। FPD कितना है? 1 लाख। वो क्यों FPD है वो समझा? ये तुम्हें रिटर्न हो। NRDD कैसे कैलकुलेट करेगा? Debtors are how much? 15 lakhs less FPD 1 lakh, we get 14 lakhs, उसका 5% NRDD, that is 70,000, बराबर है? So NRDD 70 और ORDD भी दिया है 40. So amount to be debited to PNL I think is 1,30,000. अभी institute doesn't expect you to do this way, they are expect you to make an RDD account, okay? तो सेम, क्योंकि आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हो तो प्लस माइनस करोगे, आपको हर एक चीज की जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, हाउ डज एन आरडीडी अकाउंट लुक लाइक, ओके? सो यू डोंट मेक एनीथिंग, पहले वो खत्म करना तो उसके बाद करेंगे हम, ओके? देखो, दिस इज एन आरडीडी अकाउंट। अभी आरडीडी में है ना कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता ओआरडीडी अकाउंट और एनआरडीडी अकाउंट। ओआरडीडी एनआरडीडी इज एक्चुअली द सेम अकाउंट, we just name it separately. तो लास्ट ईयर का एनआरडीडी becomes ये साल का ओआरडीडी and ये साल का एनआरडीडी becomes नेक्स्ट ईयर का ओआरडीडी, ठीक है? Now there was an ORDD of 40,000, right? Now when you would have created that 40,000? Last year. तो ये लास्ट ईयर का एनआरडीडी हुआ। What is the journal entry to create an NRDD? PNL to NRDD. So can I say in the last year, this is the current year going on 2017. So on 31st December 16, you would have passed an entry PNL to NRDD 40,000. Agree? तो पोस्टिंग कैसे हुआ रहेगा? PNL में to NRDD, NRDD में by PNL, और फिर टू बैलेंस CD, इधर ऊपर आया होगा टू बैलेंस CD, इधर by PNL आया होगा, और फिर टू बैलेंस CD जो बन के आएगा by balance BD 40,000. Once again, this is on 1 December ending है ना, तो 1/1/70.
what you have done in the last year, you have created an NRDD of 40,000, जिसका एंट्री है PNL to RDD. So PNL to RDD आखिरी दिन पे मारा होगा लास्ट ईयर में. तो PNL में to RDD वो तो फाइनल अकाउंट में गया, RDD में बाय PNL. तो RDD में बाय PNL आया 40 लास्ट ईयर, and RDD is a, so it goes in the balance sheet. So बाय PNL 40 आया होगा, फिर टू बैलेंस CD 40 आया होगा, ये बनेगा बाय बैलेंस PD. इन शॉर्ट जो भी आपका ORDD होता है वो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है RDD अकाउंट, बाय बैलेंस PD. अब जो भी क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा ना वो ऑटोमेटिकली NRDD का बैलेंस आएगा, वो नेक्स्ट ईयर का ORDD दिखेगा आपको. समझ में आएगा, मैं बताऊंगा. अब क्या होता है, 40,000 का आपने प्रोविजन बना के रखा था. इट मीन्स यू थॉट दैट दिस ईयर देयर विल बी अ बैड डेट ऑफ 40, है ना. आपको लग रहा था लास्ट ईयर की इस साल 40 का बैड डेट होगा, इसलिए आपने 40 का लॉस बता दिया लास्ट ईयर और उसको लेके आए करंट ईयर में ओआरडी बना के. अब इस साल एक्चुअल बैड डेट हुए कितने? 1 लाख. वो बीडी एफपीडी दोनों का सेम एंट्री है, बैड डेट टू डेटर ही एंट्री. तो चाहे बीडी हो चाहे एफपीडी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो इस साल आपके बैड डेट हुए 2017 में कितने हुए? बीडी बोलो कि एफपीडी बोलो एक ही है, उसकी एंट्री क्या है? बैड डेट टू डेटर कितना? 1 लाख. 1 लाख का आपका बैड डेट हो गया. अभी उसकी एंट्री तो बैड डेट टू डेटर हुई, तो बैड डेट लॉस बढ़ा और डेटर में से काट दिया, तो डेटर से मैंने माइनस कर दिया. ओके. अब नॉर्मली क्या होता है, व्हेन यू डू नॉट हैव एनी रिजर्व, व्हेन यू डू नॉट हैव एनी रिजर्व और प्रोविजन और आरटीडी, व्हाट हैपेंस इज एवरी डैम एक्सपेंस गोस टू पीएनएल अकाउंट. एवरी डैम एक्सपेंस गोस टू पीएनएल अकाउंट टू गेट इट रिटन ऑफ. अभी आपने पीएनएल की क्लोजिंग एंट्री की, आपने क्या किया? सारे एक्सपेंसेस को पीएनएल से राइट ऑफ किया. पीएनएल इज अ रिजर्व, वो खा लिया सारे एक्सपेंस को और आपका प्रॉफिट घट गया, बराबर है. इनडायरेक्टली कैपिटल घट गया. तो अगर कोई प्रोविजन नहीं होता है तो द एक्सपेंस डायरेक्टली इंपैक्ट्स पीएनएल एंड देयरबाय योर प्रॉफिट्स. बट बिकॉज़ यू हैव क्रिएटेड अ रिजर्व, दिस बैड डेट will not be transferred to PNL directly. It will go to RDD account. It will go to RDD account. See, if there was no RDD, if there was no RDD, you would have done PNL to bad debt, 1 lakh, right? But instead of this, you have already made an entry last year, PNL to RDD of 40,000. So now who will write off the bad debt? RDD. तो RDD to bad debt 40,000. तो ये RDD काटोगे तो PNL to bad debt ही मिलेगा. But RDD acts like a cushion between your expense and your PNL. 40,000 तक का bad debt कौन खा जाएगा? RDD. लेकिन अभी और भी bad debt हुआ है ना 60,000. तो उसको कैसे टैकल करना है देखते हैं ध्यान से. फिलहाल ये बैड डेट डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा नहीं. किधर जाएगा? आरडीडी, क्योंकि ऑलरेडी आरडीडी बना के रखा है. तो उसका एंट्री हम लोग आखिरी दिन पे करेंगे 31 दिसंबर 17 को. आरडीडी टू बैड डेट, आरडीडी टू बैड डेट कितना? 40,000. तो आरडीडी में आएगा टू एफपीडी या बैड डेट बोलो एक ही बात है 40,000. आरडीडी में टू बैड डेट आएगा 40,000. ये आएगा आखिरी दिन पे. अब प्रॉब्लम आ गया. क्या प्रॉब्लम आ गया? आपने सोचा था कि यार 40 का बैड डेट होगा, बट यहाँ पे बैड डेट तो हो गया है 1 लाख का. तो हमने तो प्रोविजन 40 का ही बनाया था, ये तो 40 का अब्सॉर्प्शन करके थक गया. इसमें भी ताकत ही नहीं है और बैड डेट का लॉस खाने की. इसको बोलते हैं शॉर्ट प्रोविजन. क्या बोलते हैं? शॉर्ट प्रोविजन. तो शॉर्ट प्रोविजन जब भी होता है तब ईयर एंडिंग पे एक एक्स्ट्रा एंट्री पास की जाती है. एक्स्ट्रा एंट्री क्या पास की जाती है? जितना शॉर्ट प्रोविजन कितने का बता सकते, तो उतना पैसा और पीएनएल से निकालो और आरडीडी में डालो. पीएनएल से निकालो और आरडीडी, और उतना प्रोविजन बना लो इमीडिएटली. तो पीएनएल से निकाल के आरडीडी में डालने की क्या एंट्री है? पीएनएल में. तो शॉर्ट प्रोविजन की एक और एंट्री होगी यहाँ पर, that is PNL to
आरडीडी कितना 60 कैसे आया समझा? आपने 40 का बनाया था, बैटेड हुआ 1 लाख, तो 60 एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, बराबर है? 60 एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो पीएनएल टू आरडीडी अभी का अभी तुरंत इस साल कितना क्रिएट कर लो 60। व्हाट इफ द बैटेड्स वर 90,000, तो 50 का बनाओ। व्हाट इफ द बैटेड्स वर 1,10,000, 70 का बना दे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट इफ द बैटेड्स वर एग्जैक्टली 40,000, no need to create any provision. Okay, what if the bad debts were 30,000? उसको बोलते हैं excess provision. Excess provision है तो उल्टा एंट्री है आरडीडी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट ईयर में। अभी फिलहाल शॉर्ट प्रोविजन, ये समझ में आया? नेक्स्ट ईयर मतलब इसका नेक्स्ट ईयर एग्जाम्पल। सो पीएनएल टू आरडीडी, ये शॉर्ट प्रोविजन का लॉजिक समझा? आपने क्या किया, और रिजर्व घटाया और आरडीडी को बढ़ा दिया, कितने से? 60। अब इसका एंट्री पीएनएल टू आरडीडी है, तो पीएनएल में टू आरडीडी, आरडीडी में बाय पीएनएल अकाउंट कितना 60,000। आखिरी दिन पे इसको बोलते हैं शॉर्ट प्रोविजन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट प्रोविजन। और आप क्या करोगे, अब आप पूरा बैड डेट राइट ऑफ कर सकते हो यहाँ से, तो आरडीडी टू बैड डेट, वापस बचा हुआ बैड डेट भी साफ कर दो, कितना है? तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 times बैड डेट, व्हाट डू यू कैन राइट 2 बैड डेट 1 लाख। तो आपने क्या किया, पूरा बैड डेट साफ कर दिया, पूरा बैड डेट साफ, बचा हुआ बैड डेट भी साफ कर दिया वाया आरडीडी। वरना बचा हुआ बैड डेट किधर जाने वाला था? वो पीएनएल में ही गया इनडायरेक्टली। आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग पीएनएल टू बैड डेट, जो बैलेंस 60 था, इंस्टेड ऑफ डूइंग पीएनएल टू बैड डेट, व्हाट डिड आई डू? पीएनएल टू आरडीडी और आरडीडी टू बैड डेट, पीएनएल टू आरडीडी, आरडीडी टू बैड डेट, नेट इफेक्ट वही हो रहा है, बट दिखाना कैसे है भाई? आगे जब भी आरडीडी रहता है ना, तो कभी भी बैड डेट सीधा पीएनएल में जाने वाला नहीं, हमेशा पीएनएल से रिजर्व बनता है और उस रिजर्व से बैड डेट राइट ऑफ होता है। ये समझ में आया? तो लास्ट ईयर भी आपने वही किया था, पीएनएल टू आरडीडी मारा था 40। अभी ये साल जो बैड डेट हुआ, डिड वी राइट पीएनएल टू बैड डेट? नो, आरडीडी टू बैड डेट 40, और कम पड़ रहा है 60 और राइट ऑफ करना है। तो 60 और राइट ऑफ करने के लिए क्या किया, डायरेक्टली पीएनएल टू बैड डेट नहीं, पीएनएल टू आरडीडी और आरडीडी टू बैड डेट, पीएनएल टू आरडीडी, आरडीडी टू बैड डेट। अब पिछले साल का बैड डेट हो गया 7, अभी अगले साल नेक्स्ट ईयर के लिए एंटीसिपेट करना है। आपको क्या लग रहा है, अगले साल 70,000 का बैड डेट होगा, तो वापस से क्रिएट करो एनआरडीडी। तो वापस एनआरडीडी क्रिएट करने की क्या एंट्री है? आरडीडी। तो इस साल के एंड में वापस ही एंट्री मारी जाएगी पीएनएल टू आरडीडी, तो आरडीडी में आएगा बाय पीएनएल कितना 70,000। ये किसके लिए है? न्यू रिजर्व के लिए है। पीएनएल टू आरडीडी किसके लिए है? न्यू रिजर्व, एनआरडीडी। और बस जो बचेगा वो जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी। ये टू बैलेंस सीडी ऑटोमेटिकली कितना आने वाला मालूम है आपको? क्योंकि 1 लाख तो उड़ा दिया आपने ऊपर, तो ये कितना बचेगा आपका 70,000। मैंने आपको बताया था शुरुआत में, बाय पीएनएल 40, टू बैलेंस 40, opening balance 40 was ORDD, so closing balance 70 becomes NRDD. Of these NRDD will next year become ORDD 70,000 on, this is on 31/12/17, this is on 1/1/18. And what is the amount transferred to PNL? 1,30,000. This is 1,30,000 by PNL. दिख रहा है आपको? ये दोनों मिला गए तो कितना मिलेगा? कैसा हुआ 1,30,000? मैं आपको घड़ी घड़ी बोलता था एक्चुअल लॉस कितना, एंटीसिपेटेड लॉस कितना, एक्चुअल लॉस कितना है, इसमें एक्चुअल लॉस कितना हुआ 60 और एंटीसिपेटेड लॉस कितना हुआ 70। ये दिख रहा है? इसका मिला के जो पीएनएल में जाता है ये ऑटोमेटिकली इधर बाय पीएनएल में दिख जाएगा। तो व्हाट इज द फंडा ऑफ आरडीडी? आपने आरडीडी क्रिएट करना है, पहला साल है तो यू हैव टू क्रिएट आरडीडी। हवा में से तो आरडीडी आता नहीं है, पहले साल एनआरडीडी बनाओगे तो ओआरडीडी बनेगा। व्हाट इज द एंट्री टू क्रिएट एनआरडीडी? ये एंट्री सेम है कोई भी प्रोविजन बनाने के लिए, रिपेयर का प्रोविजन बनाओ, फीस का प्रोविजन बनाओ,
तो इंश्योरेंस का प्रोविजन बनाओ, एनी टाइप प्रोविजन द एंट्री रिमेन्स पीएनएल टू प्रोविजन, पीएनएल टू आरडीडी बना दिया। कितने का बनाया लास्ट ईयर 40, लेके आओ इस साल का लायबिलिटी बना के। एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस की एंट्री तो एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू डेटर होने वाली है। जब राइट ऑफ की बारी आएगी, विल यू राइट ऑफ दैट एक्सपेंस थ्रू पीएनएल और रिजर्व? आरडी रिजर्व। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या है? इट्स नॉट पीएनएल टू बैड डेट्स, पीएनएल टू आरडीडी और आरडीडी टू पीएनएल टू आरडीडी बना दिया लास्ट ईयर। अभी आरडीडी टू बैड डेट। कितना आरडीडी टू बैड डेट किया मैंने? 40,000। कितना आरडीडी टू बैड डेट्स किया मैंने? 40,000। एम आई राइट? अब शॉर्ट प्रोविजन था, शॉर्ट प्रोविजन था, कितने का शॉर्ट पड़ा? 60 का। तो मैंने डायरेक्टली बैड डेट को पीएनएल में नहीं डाला, नो 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 नो, मैंने वापस प्रोविजन बनाया और उसको शॉर्ट प्रोविजन बोलते हैं। पीएनएल टू आरडीडी किया, कितना? 60 का। तो बाय पीएनएल ट्रांसफर किया और फिर बचा हुआ बैड डेट यहां से साफ कर दिया, बराबर है? अब अगले साल के लिए कितने का प्रोविजन बनाना था आपको? 70 का। उसका एंट्री क्या है? पीएनएल टू आरडीडी 70,000 बना दिया। ये इधर टू बैलेंस सीडी, ये बना बाय बैलेंस बीडी। अभी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल फॉर नेक्स्ट ईयर, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? उसके लिए बाय बैलेंस बीडी 70,000, ये ओआरडीडी बन गया है। लेट्स इमेजिन नेक्स्ट ईयर द टोटल बैड डेट्स केम आउट टू बी 60,000। So what is the entry for bad debts? पहले bad debts की एंट्री, bad debts to debtor। तो bad debt to debtor कितना हुआ आपका? 60। bad debt to debtor हो गया आपका 60। This I am talking about 2018 now। bad debt to debtors हो गया 60। आपका सोच में कितना था? 70। अब bad debt हुआ FBD bad debt मिला के, bad debt FBD मिला के दोनों 60 हुआ। अब ये bad debt should I transfer to PNL? No. Where should I transfer? RDD. Where is the entry to write off bad debts to RDD? RDD to bad debt. RDD to bad debt. RDD तो खुश है, राजी खुशी, क्योंकि उसमें रखा है 70 और आपको साफ करना है 60, पूरा खा जाएगा। RDD to bad debt it is कितना? 60,000. Is that clear? Hello. This is on 31st December 18. In fact, this is called excess provision. This is called excess provision। मतलब आपका लॉस कम हुआ और आपका प्रोविजन ज्यादा था, तो इधर क्या करने का? उल्टा करने का। आरडीडी टू पीएनएल, आरडीडी का बचा हुआ पैसा डाल देने का पीएनएल में। कितना? 10,000 और 31/12/80 बचा हुआ पैसा डाल दिया पीएनएल में, ये नलिफाई हो गया। अब अगले साल का 2019 के लिए आप बना रहे हो रिजर्व। अभी सोचो नेक्स्ट ईयर 80,000 का बैड डेट होगा, 80,000, 80,000 का प्रोविजन बनाने का। व्हाट इज द एंट्री? पीएनएल टू आरडीडी। तो इधर आएगा बाय पीएनएल कितना? 80,000 ऑन 31/12/18 और यही बाय पीएनएल बनेगा टू बैलेंस सीडी कितना? 80,000 और ये बन के आएगा नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस बीडी 80,000। लाइक दिस योर साइकिल गोज ऑन। अभी पीएनएल में आप जो फॉर्मूला लिखते हो, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे पीएनएल में? इसका फॉर्मूला 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORDD। सेकेंड ईयर का, इस साल का बैड डेट कितना हुआ? 60,000। बैड डेट FBD मिला के 60,000। NRDD कितना क्रिएट किया? 80,000। ORDD कितना साफ किया? ORDD कितना था आपका? 70,000। दिख रहा है? What is your net loss? सर इधर तो 80 का लॉस है। नहीं, it is 80 का लॉस और 10 का गेन। That way your net loss transfer to PNL is 70। मैं आपको घड़ी घड़ी पूछता रहा था लास्ट ईयर का एंटीसिपेशन कैसा था, एस्टिमेट सही था कि गलत? फिर अच्छा वाला गलत कि बुरा वाला गलत? ये अच्छा वाला गलत। क्यों अच्छा वाला गलत? 10,000 का प्रॉफिट हुआ और फिर नेक्स्ट ईयर का लॉस हुआ 80। तो 10 का प्रॉफिट और 80 का लॉस मिला के नेट लॉस हुआ 70। इज दिस क्लियर? तो ये वो कंसेप्ट। तो कभी भी याद रखने का साइकिल समझा? ओआरडीडी क्रिएट कर देगा। ओआरडीडी लास्ट ईयर का एनआरडी
तो लास्ट ईयर एनआरटीडी क्रिएट करने का एंट्री क्या है? तो आरटीडी में आ गया बाय बैलेंस पीडी। फिर बैटेड की एंट्री, बैटेड टू डेटर। फिर बैटेड किधर जाएगा? पीएनएल की आरटीडी में, आरटीडी। अगर ज्यादा बैटेड है तो क्या एंट्री करेंगे? बाय पीएनएल टू आरटीडी। और अगर कम बैटेड हुआ तो आरटीडी टू, वो पुराना लेवल आउट कर दो, फिर नया का वापस अलग से पीएनएल टू आरटीडी एंड साइकिल कंटिन्यूज। समझा? और आपको लॉस ढूंढना है पीएनएल का या गेन ढूंढना है तो क्या करेंगे? पीएनएल वाला एंट्री का नेट इफेक्ट देखो, ये लॉस ये गेन, तो नेट जाएगा 7, ये लॉस ये लॉस, तो नेट जाएगा 1,30,000। गॉट इट? तो इस सम के लिए यू जस्ट मेक दिस मच आरटीडी अकाउंट एंड देन राइट अ नोट एंड टेल यू अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल इज 1,30,000। वो जर्नल बना लो कॉपी करने के लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जर्नल इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सब में ये करना है, लेजर ऑफ आरटीडी। ओके, जर्नल इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो जर्नल कितना तक है? 17 तक कर लो ना, 18 का जरूरत नहीं है, वो मैंने ऐसे बताया आपको, यहाँ तक कर लो। सॉरी, इधर रिपीटेशन हेलो। Journal is just for your understanding, not a part of answer. This is your answer. RTD account. ये proper with dates copy कर लो और ये शॉर्ट ये प्रोविजन का कंसेप्ट है ना, खाली बैड डेट के लिए नहीं है, एनी डैम एक्सपेंस यूनिवर्सल है। कोई भी एक्सपेंस के लिए प्रोविजन बनाना है ना, पीएनएल टू प्रोविजन, और फिर वो एक्सपेंस राइट ऑफ हो गया तो प्रोविजन टू एक्सपेंस। सेम कंसेप्ट फॉर एनी डैम एक्सपेंस। ये बैंक्स को कंपलसरी करना पड़ता है अपने एनपीएस के लिए। ये बैंक्स बनाती है ना, आप कभी कभी देखोगे जीपीए और एनपीए, ग्रॉस प्रोविजंस और नेट प्रोविजंस। ग्रॉस प्रोविजंस मतलब कितना आरडीडी बनाया बैंक ने, दैट इज ग्रॉस प्रोविजंस। एंड नेट मतलब बैड डेट हटा के नेट कितना बचा है, दैट इज नेट प्रोविजंस। एवरी बैंक डज इट। हर बैंक में 2-3%, 4% तक प्रोविजन ठीक है, उससे ज्यादा खराब है। कभी भी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, शॉर्ट प्रोविजन की एक्सेस प्रोविजन? एक्सेस प्रोविजन होना अच्छी बात, शॉर्ट प्रोविजन होना इतनी अच्छी बात नहीं। कोविड के वक्त मैं आपको एग्जांपल देता था, मालूम है, बैंक्स ने प्रोविजन बना दिए थे। वो क्या बनाए थे कोविड के वक्त? बैंक्स ने एक्सेस प्रोविजंस बना दिए। कोविड के वक्त बैंक्स ने इतना सारा प्रोवाइड कर दिया था बैड डेट के लिए कि किसी का धंधा नहीं चल रहा था, सब डूब रहे थे, बंद था धंधा। तो होम लोन दिया है बैंक ने, एजुकेशन लोन दिया है, व्हीकल लोन दिया है, प्रॉपर्टी दिया है लोन। उनको लग रहा था ये पैसा वापस आएगा नहीं, तो भयंकर प्रोविजन बना दिया, दैट वाज एक्सेस प्रोविजन। फिर क्या हुआ, पैसा आने लगा तो बैड डेट कम हुआ, एक्सपेक्टेशन से बैड डेट कम हुआ, इसलिए पैसा गया पीएनएल का और गेन हो गया। एकदम ही एक्सट्रीम नहीं बना देने का कि पैसा ही खत्म हो जाएगा, कि जिस साल प्रोविजन बनाओगे उस साल लॉस दिखेगा, चला कंगाल हो गया प्रोविजन। उससे ज्यादा बना दिया था, इंटरेस्ट के लिए भी बना दिया कोविड के। क्या और बैंक के पास लोन के अगेंस्ट कोलैटरल तो होता है ना, तो बट वो कोलैटरल बेचने के लिए थोड़ी बैठा, मगजमारी कितना है, तो पहले लोन रिकवरी करने को देखना पड़ेगा, वो बैड डेट हुआ नहीं हुआ उसको चेक करना पड़ेगा। तुम देखेगा ना, जितना कोलैटरल बैंक बेचने के लिए निकालता है ना, पानी के भाव में बिकता है। इवन द फ्लैट्स, 2-2 करोड़ का फ्लैट 1-1 करोड़ में जाता है, DRT बोलते हैं उसको, इट गोज इनटू ऑक्शन। बैंक इज लीस्ट बॉदर्ड
कि क्या मार्केट प्राइस है, उसको निकालने का है। 2 करोड़ का फ्लैट, उसको तो लोन का वैल्यू चाहिए, तो 1 करोड़ में भी निकाल लेगा। इसलिए लोन जो डीआरटी में फंसा हुआ फ्लैट रहता है ना, वो किधर से लिंक मिल गया ना, तो यू गेट दोस फ्लैट्स एट वेरी चीप प्राइस। के लिए तुमको थोड़ा कान आँख खुला रखना पड़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, बैंक के साथ लिंक्स बनाना पड़ता है, तो मिलता है। One of my colleague, not cousin का friend, he used to do it DRT का business. उसका लिंक था डायरेक्टली बैंक के साथ, DRT का जो फ्लैट निकला फटाफट। Many people do this. DRT वाला फ्लैट्स बाय करता है, उसको प्रीमियम में बेचता है। ऐसा कस्टम का भी ऑप्शन होता है। कस्टम का जो ड्यूटी नहीं बना, so many times it happens, गैलन्स में परफ्यूम्स आते हैं। These perfumes जो तुम्हारे 4000 का बोतल जाता है, हजारों है, अरमानी है, डेविडोफ है, 4000 5000 का जो बोतल है तुम्हारा, वो आपका गैलन्स में आता है। एंड दैट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल, इधर अल्कोहल मिक्स करके उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो मतलब वो 1 गैलन इज नॉट इवन like 4000 ml, it is far more than that worth of perfume. और कभी उस पर ड्यूटी नहीं भरा, अटक गया, तो those gallons go into custom houses. Then custom department people they auction it. वो किसी मूवीज में भी बताया और वेब सीरीज में भी बताया, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, सब पब्लिक बैठा रहता है, बोनी लगाता है कस्टम हाउस के इधर, और फिर वो दे दिया जाता है किसी को। तो वो माल भी बहुत सस्ते में निकलता है एंड पीपल सेल इट देन। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी परफ्यूम्स किसी जगह पे बहुत सस्ते पे मिलता है, सेम ओरिजिनल रहता है, इन वेरी चीपर, दैट इज ड्यू टू दिस कस्टम रिजेक्टेड माल। बट ये तो गवर्नमेंट बैंक्स में होगा ना, प्राइवेटली ओन्ड बैंक्स में नहीं होगा। नहीं वो गवर्नमेंट प्राइवेट एवरीवन बोल हेलो पानी से
भाई किसी दिन खुशी को जोर से लेके बोल पंजाब पे Last statement लिखो. Amount to be debited to P&L account. Amount to be debited to P&L account. Amount to be debited to P&L account is equal to 1,30,000. Amount to be debited to P&L account is equal to 1,30,000. What is the concept of RDD? Yes, sir. The last sum for the day is sum number 15. 15 sums. 15 sum, very small sum.
Marcus star, 15 sum. Okay, now listen. Please be quiet. 15 sum. देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है. बैलेंस शीट दिया. Balance sheet of Thapar on 1st Jan 17 was as follows. 1 जनवरी 17 का बैलेंस शीट दिख रहा है. फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर क्या है? हाँ? सुनो. During 2017, his P&L account revealed a profit of 15,30,000. 2017 का कौन सा बैलेंस शीट दिया था आपको? स्टार्ट ऑफ द ईयर फर्स्ट डेट का दिया है, ओपनिंग वाला दिया हुआ है. साल भर में 15,30,000 का प्रॉफिट किया. दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग. आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग मतलब ये सब हो चुका है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट हो चुका है. एवरी ऑन प्लांट एंड फर्नीचर हो चुका है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हो चुका है. बट व्हाइल preparing P&L account, he had forgotten to provide for outstanding expense 1,80,000 and prepaid insurance 20. ये उसने रिकॉर्ड नहीं किया है. बाकी उसने रिकॉर्ड P&L में कर दिया है. अब नीचे दिया है his current assets and liabilities on 31st December 17. What is 31st December 17? Where inventories मतलब stock 1450, debtors 20 lakhs, bank 1035, trade payable 1140. During the year he reduced 6 lakhs for domestic use. ये drawings हुआ. आपको क्या करना है? You have to make a balance sheet for the end of the year. You have to make a balance sheet at the end of the year. I am giving you 5 minutes. खुद से rough make balance sheet. You can try, use your logic. कैसे बनाओगे? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के मदद से करंट ईयर का बैलेंस शीट. कुछ फिगर्स दिया है, कुछ आपको निकालना है. प्रॉफिट भी दिया है, कैपिटल भी दिया है. सिंगल एंट्री जैसा कंसेप्ट है. ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट. डिफरेंस करके आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने का. मेरे से कुछ मत पूछो, क्वेश्चन देखो. 5 मिनट दे रहा हूं, अपना दिमाग लगाओ. समझो कोई हेल्प करने के लिए नहीं है. आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनीथिंग राइट नाउ. आप खुद से दिमाग लगाओ, खुद से ट्राई करो. आपको जो समझ में आ रहा है, ट्राई टू गेट अ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ इट. सी वेदर इट टैलीज. इट विल टैली ऑब्वियसली. फिर मैं डिस्कस करके सॉल्व करता हूं. आई डिस्कस द एंटायर सम एंड आई सॉल्व इट. देर में रॉन्ग जाएगा तो वापस इसे समझ तो नहीं आता क्या करना है, आता क्या बैलेंस शीट में फिर प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा प्रॉफिट लॉस का अर्जित कर दो. और ये जो दो नहीं हुआ प्रॉफिट लॉस का बराबर सोचा. बैलेंस शीट बनानी और टैली करनी. ये 3 वो 2 लाइन
Somewhat, yes. नहीं नहीं कॉमन सेंस यूज सिंगल एंट्री का और बता इसमें समझने वाली चीज ये है कि कौन से फिगर्स को चेंज करना और कौन से फिगर्स को सेव रखना। टैली हो गया? टैली? Yes, sir, हो गया। 739 7390 पे टैली हुआ। I think it is right. I think शायद राइट फिगर, आई एम नॉट श्योर। 78, 5,000। मेरा 78 लेस 5 I think it is 7390. I'm not sure. Let's check. Let's check. Let's check.
इधर का अभी इधर का वाली एक एक चीज मिसिंग है सर करो ना जल्दी वो इसका एक्सपेंस का प्रॉफिट लिया प्रॉफिट जो काम करता है एक्सपेंस से इफेक्ट नहीं दिया। अभी इसका अप्रोच क्या होगा पहले यू हैव टू गेट द करेक्ट नेट प्रॉफिट वो तो सूझा होगा आपको तो व्हाट इज द ओल्ड नेट प्रॉफिट ओल्ड 15 लाख 30 बराबर है अभी इसमें ये लोग ने बोला है कि तीन चीजें एडजस्ट हो चुकी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेप्री और प्रोविजन आईडीडी हो चुका है वो करना है कि नहीं नहीं प्रॉफिट में हो चुका है तो क्या नहीं हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस तो सोचो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि घटाएगा एक्सपेंस को ऐड होता है तो प्रॉफिट घटेगा तो लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 1,80,000 उड़ा दो और प्रीपेड बढ़ाएगा कैसा प्रीपेड एक्सपेंस से माइनस होता है तो प्रॉफिट को बढ़ाता है तो प्लस 20,000 तो आपको मिल जाएगा आपका रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट कितना 13 लाख 70,000 ये आपका रिवाइज नेट प्रॉफिट हुआ बराबर है पक्का समझा बस अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीजें बैलेंस शीट में चेंज हुई है या कौन सी सेम है चेंज हुई है तो चेंज्ड वैल्यूज लिखनी है और सेम है तो सेम वैल्यूज लिखनी है शुरुआत करते हैं प्लांट एंड मशीनरी से प्लांट एंड मशीनरी कितना था 30 लाख टेल मी इज इट द सेम क्या करना है डेप्री करना है सर डेप्री तो हो गया है ये नहीं इधर नहीं हुआ ये क्लिक हुआ कितना टका है 3 लाख हुआ 27 lakhs perfect then furniture and fixture कितना था 3 लाख का बराबर है लेस डेप्रीसिएशन 5% 15,000 so 2 लाख 85 यहाँ तक आया कंफर्टेबल अभी व्हाट आर ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स should I take the value as 14 lakhs or should I take the value as 20 lakhs why can't I take 14 lakhs वो तो beginning of the year तो कब का पैसा देके भाग गया end of the year सेम रहने वाला नहीं तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर अच्छा लेकिन उस पे कैच है क्यों इनर कॉल है एनआरडीडी कितना है उस पे 5% तो 1 लाख एनआरडीडी है तो ये 19 लाख हो गया अभी समझा यहाँ तक कैश एट बैंक व्हाट शुड आई कंसीडर 650 या 1035 व्हाई नॉट 650 वो तो पैसा कब का घूम रहा है ओपनिंग बैलेंस है कितना पैसा साल में आया कितना गया एंड वाला बैलेंस देखना है करंट एसेट का करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का तो कितना बैलेंस बचा 10 लाख 35,000 बराबर से उसके बाद इन्वेंटरीज शुड आई टेक 13 lakhs या 14 lakh 50 इन्वेंटरी मतलब स्टॉक 14 लाख 50,000 क्लोजिंग इन्वेंटरी लेना है बराबर से अब एक और चीज यहाँ पे अनरिकॉर्डेड थी प्रीपेड एक्सपेंस इस साल का प्रीपेड ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी मैंने किया प्रॉफिट्स में ऐड किया और सेकेंड इफेक्ट एसेट
कितना है प्रीपेड एक्सपेंस 20,000। ये हुए मेरे एसेट, ये हुए मेरे एसेट, बराबर है। 30,000 करेंट ईयर प्रीपेड डाला है। अभी ये बाजू सबसे पहला आइटम आएगा, कैपिटल कितना था 50 लाख, बट वो तो शुरुआत का था। अभी उस कैपिटल में क्या करना है आपको चीज, पहले तो ड्रॉइंग्स है प्लस की माइनस, ड्रॉइंग्स 6 लाख। अच्छा, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स? हो गया है कि करना है, हो गया, ड्रॉइंग का ईयर है, कैश में से माइनस हो गया, उसके बाद ही ये बैलेंस मिला। ड्रॉइंग का कुछ करने की जरूरत नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना टका था? 3 लाख, 6 टका। ओके, 3 लाख। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? करना है कि हो गया? ओके, और डेप्रिसिएशन देना है कि हो गया? हो गया। आरडीडी देना है कि हो गया? हो गया, बराबर है। अभी नेट प्रॉफिट, इसमें ऐड नेट प्रॉफिट कितना है? रिवाइज 13,70,000 कितना है? 44, 47, 60 lakh and 70,000. 60 lakh and 70 is my total capital. Did you get this? ओपनिंग कैपिटल दिया था 50, ड्रॉइंग्स उड़ाया। ड्रॉइंग्स का सेकंड इफेक्ट देना है कि हो गया? अनरिकॉर्डेड नहीं है, डन है, कैश में से माइनस हो चुका रहेगा ड्रॉइंग का ईयर, बराबर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां दिया, पीएनएल में हो चुका है, जैसे आरडीडी यहां दिया, पीएनएल में हो चुका है, डेप्री यहां दिया, पीएनएल में हो चुका है। नेट प्रॉफिट रिवाइज वाला ले लिया। अब नीचे पढ़ते हैं, ट्रेड पेएबल। कौन सा वाला ट्रेड पेएबल? ऊपर वाला कि क्लोजिंग वाला? क्यों ऊपर वाला नहीं ले सकता? ऊपर वाला तो हमने कभी का कभी चुका दिया रहेगा, फिर परचेज बैलेंस लेजर से आया है, क्लोजिंग वैल्यू लेनी है। और क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। माय क्वेश्चन इज, which outstanding expense should I consider? 1,50,000 or 1,80,000 or both? Why can't I consider 1,50,000? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर था, 2 महीने में चुका दिया रहेगा, अभी तक थोड़ी पड़ा रहेगा। तो कंसेप्ट क्या समझना है बेटा कि फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है, वो कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। बट करंट एसेट करंट लायबिलिटी शुरू में वो एंड में रहने वाला नहीं है, एंड में नया ही मिलेगा। तो लास्ट में आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? बस, और आपका बैलेंस शीट हो जाना चाहिए। ऐसे ही बना है, जिसने भी बनाया। अगर आया खुद से तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो अभी समझ में आया? पक्का? भागने के लिए मत बोलो, नहीं तो रुक जाओ। एक्सप्लेन। होमवर्क के लिए 2 दिया है मैंने, चिन्नू मुन्नू। 60